Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start with the new topic, and that is the glaucoma. और ग्लाकोमा को आप सब जानते हो कि जिस तरह हम आँख में कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोतिया. एक तो सफ़ेद मोतिया होता है जो हम पढ़ चुके हैं, विद दैट इज कैटरैक्ट. और अब ये एक नई टर्म है विच इज़ न्यू फॉर यू, जो कि हम उसको कहते हैं कि दिस इज़ ग्लाकोमा. और ग्लाकोमा का दूसरा नाम जो है वो काला मोतिया है. ठीक है. So today we will go with the glaucoma, aqueous humor, and where it is formed and how it exists actually, and how it causes or generates the intraocular pressure, that is the pressure inside the eye. चलिए ठीक है. So glaucoma is a chronic progressive optic neuropathy that is caused by a group of ocular conditions which leads to damage of the optic nerve with loss of the visual function. ठीक है. तो ग्लाकोमा जो है दिट्स ए क्रॉनिक डिजीज, और इसमें तीन चीज़ें जो हैं वो आप इम्पॉर्टेंट हैं जो आपने देखनी है. नंबर वन, इसमें ऑप्टिक न्यूरोपैथी होती है, और ऑप्टिक न्यूरोपैथी को हम कहते हैं ग्लाकोमेटस ऑप्टिक न्यूरोपैथी. ठीक है. और वो क्या करती है, डेट डिक्रीज द इंक्रीज द कप डिस्क रेशो. ठीक है. वो भी हम पढ़ेंगे कि कप डिस्क रेशो क्या होती है. सो डैमेज टू द ऑप्टिक नर्व और फिर लॉस ऑफ द विजुअल फंक्शन. ठीक है. तो तीन चीज़ें इसमें आपने देखनी है. एक, विजुअल फील्ड टेस्टिंग, ऑप्टिक नर्व का अपना साइज, और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, दैट इज़ द मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर, दैट इज़ द रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर. आंख का अपना जो प्रेशर है वो उसमें ज़्यादा हो जाता है. सो ग्लाकोमा की डेफिनेशन में आपने तीन चीज़ें याद रखनी है. नंबर वन, आंख का अपना प्रेशर, raised intraocular pressure. Number two, optic nerve head. और नंबर तीन, visual field loss. A sustained increase in intraocular pressure may be due to increased formation of the aqueous humor, difficulty in its exit, और raised pressure in the episcleral veins. So जब भी ग्लाकोमा होगा तो उसमें आपकी तीन चीज़ें हो सकती हैं, पॉसिबल मैकेनिज्म्स. एक ये है कि आपका जो एक्वस ह्यूमर है उसकी फॉर्मेशन ज़्यादा हो जाए, वो नॉर्मली जो बन रहा है उससे ज़्यादा बने. दूसरी बात यह है कि जहाँ से एक्वस ह्यूमर एग्जिट कर रहा है, दैट इज़ आउटफ्लो ऑफ द एक्वस ह्यूमर, वहाँ पे जो एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो है वो डीरेंज हो जाए, कम हो जाए, तो फिर भी प्रेशर बढ़ जाएगा. और तीसरी चीज़ ये है कि जो एपिसिक्लेरल वेन्स हैं वहाँ पे प्रेशर बढ़ जाए. ठीक है. ये जो पहली और तीसरी जो चीज़ें हैं, यानी कि इंट्राओकुलर प्रेशर बढ़ना ड्यू टू इंक्रीज फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस, कि एक्वस ह्यूमर की फॉर्मेशन बढ़ जाए, या एपिसिक्लेरल वेन्स में प्रेशर बढ़ जाए, ये रेयर है. ठीक है. एपिसिक्लेरल वेन्स का प्रेशर जैसे बढ़ता है जब कोई ट्यूमर्स हो जाएं, ठीक है, या आप समझें कि वहाँ पे थायराइड ऑप्थेल्मोपैथी है, तो दीज आर रेयर कंडीशंस जिनके में बढ़ता है. लेकिन आमतौर के ऊपर मोस्ट कॉमन कॉज क्या है कि डिफिकल्टी इन इज एक्सेट. So pathogenesis of the glaucomatous damage is attributed to a combination of factors that affects the axonal health, which each other being interlinked in its effect to all the others. The main influences क्या हैं? Number one is the mechanical changes due to the rise of the intraocular pressure, और दूसरी चीज़ important क्या है कि optic nerve head का vascular perfusion जो है वो decrease हो जाए. तो एक तो मैकेनिकल डैमेज, डेफिनेटली जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो वो मैकेनिकली डैमेज करेगा, प्रेशर इफेक्ट्स आएंगे, और उस प्रेशर इफेक्ट्स के आने की वजह से दूसरी चीज़ क्या होगी कि वास्कुलर परफ्यूजन जो है ऑप्टिक नर्व हेड का, दैट विल बी डीरेंज. So the diagnosis of the glaucoma is made after looking for a combination of clinical signs. वो मैंने आपको पहले भी बता दी है. ये तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं ग्लाकोमा में. नंबर एक, characteristic changes in the optic nerve head. नंबर दो, visual field loss, और नंबर तीन क्या है, rise in the intraocular pressure.
So what is the physiology of the aqueous humor and what is the intraocular pressure? So aqueous humor is a clear watery fluid that fills the anterior chamber. ये anterior chamber के अंदर है. All you know that is the anterior chamber. What is the posterior chamber? Anterior chamber के अंदर 0.25 मिलीलीटर है ये इसकी अमाउंट, और पोस्टीरियर चैम्बर में इट्स वेरी वेरी स्मॉल अमाउंट, दैट इज 0.06 मिलीलीटर. मेन फंक्शंस क्या है एक्वस ह्यूमर के? दैट मेंटेन्स द इंट्राओकुलर प्रेशर. नंबर 2, ये न्यूट्रिशन पेश करता है, प्रोवाइड करता है टू द लेंस एंड द कॉर्निया, एंड इट रिमूव्स द मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स. So aqueous humor provides optical transparency, structural integrity and nutrition to the eye without need for blood vessels. आपको ये पता है कि ये जो सारी चीज़ें हैं एंटीरियर चैम्बर के इर्द गिर्द, उनमें ब्लड वेसल्स नहीं है. कॉर्निया के अंदर ब्लड वेसल नहीं है, लेंस के अंदर ब्लड वेसल नहीं है. विट्रियस इज एवास्कुलर, ट्रेबेकल मेशवर्क इज एवास्कुलर. सो दिस फॉर्म द लार्जेस्ट एवास्कुलर मास इन एन ऑर्गन एनीवेयर इन द बॉडी. अब इनकी जो न्यूट्रिशन है सारी, वो कहाँ से आएगी? वो इनकी सारी जो न्यूट्रिशन है वो एक्वस ह्यूमर जो है वो उसको दे रहा है. ठीक है. सो व्हाट इज द इंट्राओकुलर प्रेशर? सो इंट्राओकुलर प्रेशर इज द प्रेशर जनरेटेड इनसाइड द आई बाय द एक्वस ह्यूमर. वी कॉल दिस एन इंट्राओकुलर प्रेशर. तो नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर आपने याद रखना है कि वो कितना है. दिस इज अ रेंज दैट इज 10 to 20 मिलीमीटर ऑफ Hg मर्करी. हर एक को याद होना चाहिए कि व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर. That is 10 to 20 is the range, or mean IOP is 16 millimeter of Hg with plus minus 3 standard deviations. So the division line is 21 millimeter of Hg. ठीक है. अगर 21 से ऊपर होगा तो we will call it as a glaucoma. ठीक है. So glaucoma is above, or sometimes in some conditions, फर्ज करें कि ciliary body जहाँ पे ये बन रहा है, we have the shutdown of the ciliary body. So आँख का जो अपना प्रेशर है वो कम हो जाता है, बहुत कम, and it becomes below 6. We call this condition as a hypotony. So 3 factors did determine the intraocular pressure, जो मैंने आपको पहले बात की थी. Number 1 is the rate of aqueous humor production by the ciliary body, resistance to the aqueous outflow, or level of the episcleral venous pressure. अब ciliary body को देखें कि aqueous humor बन कहाँ पे रहा है. So, ciliary body is the main site of the aqueous production. It is triangular shaped, attached to the iris, जो हम कहते हैं कि root of the iris, and outer side lies against sclera, और sclera के ऊपर जब ये space बनती है, we call this as a suprachoroidal space. So, ciliary body का जो structure है, it contains ciliary muscles, which are flat non-striated fibers, and you know ये accommodation में help करते हैं हमारी ciliary muscles. Stroma, that is the connective tissue of collagen, fibroblasts, nerves and blood vessels. Then we have the ciliary processes, और इसके epithelium जो है that is pigmented and non-pigmented epithelium. तो ciliary body का जो structure है उसके muscles हैं, उसका अपना stroma है, और ciliary processes हैं and epithelium है. Aqueous humor कहाँ बन रहा है? ठीक है. इसको जरा एक दफ़ा डिटेल में देख लेते हैं ciliary body को, कि ciliary body के 2 main parts हैं. एक anterior, the second one is posterior. अब एंटीरियर जो है उसके ऊपर रिजेस हैं, प्लाइकेशंस हैं. सो वी कॉल दिस एज अ पार्ट्स. मतलब है दैट इज द पोर्शन पार्ट. तो एंटीरियर पार्ट कंटेन्स प्लाइकेशंस, रिजेस, स्ट्राइएशंस. सो इट कॉल्स पार्ट्स प्लाइकेटा, और ये 2 मिलीमीटर है. ठीक है. इट कंटेन्स 70 रेडियली ओरिएंटेड सिलियरी प्रोसेसेस, और वो प्रोजेक्ट कहाँ करते हैं? पोस्टीरियर चैम्बर में, और दे आर लाइंड बाय द पिगमेंटेड एपिथेलियल लेयर, और ये इनके दरम्यान में टाइट जंक्शंस होते हैं. ठीक है. और वो जो टाइट जंक्शंस होते हैं दे फॉर्म द ब्लड एक्वस बैरियर. ठीक है. सो मैंने आपको बताया था कि पहले 2 बैरियर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं. नंबर 1 इज द ब्लड एक्वस बैरियर, एंड नंबर 2 इज द ब्लड रेटिनल बैरियर. वो रेटिना के ऊपर है. ये बैरियर इसलिए होते हैं टू प्रिवेंट कि वहाँ से कोई ब्लड जो है वो एंटीरियर चैम्बर के अंदर ना आए, और अगर ब्लड इंटीरियर चैम्बर के अंदर आएगा तो द एक्वस विल बिकम टर्बिड. ठीक है. वी कैन हैव द एक्वस व्हिच इज नॉट क्लियर, नॉट ट्रांसपेरेंट, तो आपका जो विजन है वो कम हो जाएगा. ठीक है. सो ब्लड एक्वस बैरियर इज वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर द टाइट जंक्शंस बिटवीन द नॉन पिगमेंटेड एपिथेलियम ऑफ द सिलियरी बॉडी. ठीक हो गया. अब जो दूसरा इसका जो पार्ट है दैट इज 4 मिलीमीटर वाइड
and that is a plane that doesn't contain any ciliary processes or striations or plications. This is avascular relatively. और आपको मैंने बार बार बताया था कि जब हमने पोस्टीरियर सेगमेंट सर्जरी करनी हो, जैसे विट्रेक्टमी करते हैं, तो हम पार्स प्लाना के थ्रू जाते हैं. We call this the pars plana, that's the posterior part of the ciliary body, and we have the entry side 3.5 millimeter behind the limbus. तो याद रखने वाली बात आप अपने ध्यान में रखनी है कि एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है सिलियरी बॉडी से, और सिलियरी बॉडी का जो पार्ट है दैट इज द पार्स प्लाइकेटा, दैट इज द एंटीरियर पार्ट, वो सिलियरी प्रोसेसेस के थ्रू पोस्टीरियर चैम्बर में जाके वहाँ पे एक्वस जो है वो सीक्रेट होता है. अब एक्वस प्रोडक्शन जो है वो दो उसके मेन जो है वो प्रोडक्शन के जो है पाथवेज है. नंबर वन, इट्स एक्टिवली सीक्रेटेड by the non-pigmented epithelium ciliary process से. So this is a sodium potassium ATPase pump which is metabolic active, ठीक है. और इसमें important चीज़ क्या है कि कार्बनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है that plays an important part in the formation of this aqueous humor, aqueous secretion में. इसीलिए जब हम इसका ट्रीटमेंट पढ़ेंगे ग्लाकोमा का, तो उसमें हम जब अगर रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर है तो हम कार्बनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो मेडिसिन हैं वो इसमें प्रिस्क्राइब करते हैं ताकि प्रेशर को लो करें. द सेकंड वन इज द पैसिव सीक्रेशन एंड दैट इज कॉल्ड अल्ट्राफिल्ट्रेशन. ठीक हो गया. सो एक्वस ह्यूमर इंट्राओकुलर प्रेशर आपने याद रखना है कि व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर. ज़्यादा हो तो ग्लाकोमा हो गया, कम हो तो हाइपोटनी होगी. एक्वस ह्यूमर जो है वो इंट्राओकुलर प्रेशर जनरेट कर रहा है इनसाइड द आई. एक्वस ह्यूमर सिलियरी बॉडी से बन रहा है, सिलियरी प्रोसेसेस से, पार्स प्लाइकेटा, और उसके दो जो हैं वो मेन जो उसकी फॉर्मेशन है उसके जो होती है दैट इज द एक्वस सीक्रेशन एंड दैट इज द पैसिव सीक्रेशन. इसको छोड़ देते हैं. ओके. अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर. एंटीरियर चैम्बर तो आपको पता है कि एंटीरियर चैम्बर क्या है, ठीक है. एंटीरियर चैम्बर इज द स्पेस that is lined anteriorly by the posterior layer of the cornea. The posterior layer of the cornea is endothelium. ठीक है. अब उसके आगे पीछे क्या पड़ा हुआ है? पीछे उसके आइरिस पड़ा हुआ है. आइरिस के दरमियान में क्या पड़ा हुआ है? आइरिस के दरमियान में प्यूपल पड़ा हुआ है. देयर इज अ होल. ठीक है. अब ये जो एंगल है, ये एंगल आपकी पेरिफेरी के ऊपर बन रहा है. ठीक है. और वो उसकी कैसे बन रहा है? एंटीरियरली बाय द कॉर्निया और posteriorly by the root of the iris and anterior part of the ciliary body. ठीक है. इसको देखते हैं ये कैसे बनता है. Look at this. ठीक है. यहाँ पे आपको if you can see here, so this is the posterior part of the cornea. ये एंडोथीलियम है और एंडोथीलियम पेरिफेरी में जाके यहाँ पे, ठीक है, जिस तरह ये एक एंगल बनाता है, दिस इज ट्रायंगुलर शेप. सो दिस इज द रूट ऑफ द आइरिस. ठीक है. ये आइरिस है. आइरिस जो है ये आगे जाएगा और ये लेंस है. ठीक है. ये जो है रिजेस हैं. ठीक है. सस्पेंसरी लिगामेंट्स. ये सिलियरी बॉडी आ गई. सो यहाँ पे जो है वो एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर दैट इज फाउंड एंटीरियरली बाय द आइरिस, posterior by the root of the iris and some part of the ciliary body. So यहाँ से जो है वो जो आपका aqueous है that is will exit. ठीक है. So this is the site of your aqueous drainage. और angle of the interior chamber को जब हम study करते हैं तो उस study के लिए जो हम use करते हैं term that is called gonioscopy. Gonioscopy हम एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर को स्टडी करने के लिए करते हैं और इसमें हम जो लेंस यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड गोनियोस्कोप. ठीक है. यू कैन सी हियर दिस इज द गोनियोस्कोपी लेंसेज. ठीक है. इसमें नॉन कॉन्टैक्ट लेंस भी होते हैं और कॉन्टैक्ट लेंस भी होते हैं. ठीक है. हियर यू कैन सी. आगे चलते हैं इससे. हाँ. ठीक है. तो अगर हम जब गोनियोस्कोपी करते हैं तो गोनियोस्कोपी के ऊपर हम ग्रेड करते हैं एंगल को. ठीक है. और उसके डिफरेंट ग्रेड्स हैं. इफ यू सी द ग्रेड 4, सो ग्रेड 4 में आपको क्या क्या चीज़ें नजर आती हैं. ग्रेड 4 में आपको अगर आप देख सको तो दिस इज द सिलियरी बॉडी. ठीक है. और आपको सिलियरी स्पर नजर आ रहा है. ठीक है. ट्रेबिकुलर मेशवर्क नजर आ रही है और शॉल्वे लाइन नजर. आप यहाँ पे आपको चारों स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं. ठीक है. स्टार्टिंग फ्रॉम द सिलियरी बॉडी
scleral spur, trabecular meshwork and shawl based line. जो जो एंगल जो है एंटीरियर चैम्बर का वो क्लोज होता जाएगा, वो क्लोजर ऑफ द एंगल नैरो होता जाएगा, क्लोज होता जाएगा, हम ग्रेड को कम करते जाएंगे एंड दिस ग्रेड 0 इज द टोटली क्लोज्ड एंगल. 1 और 2 जो हैं ये नैरो एंगल हैं, ठीक है, और ग्रेड 4 इज ओपन एंगल, ओपन एंगल, ठीक है. ग्रेड 4 में आपको सारे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं गोनियोस्कोपी के ऊपर, ठीक है, सिलियर बॉडी भी इफ यू लुक हियर, ठीक है. सो दिस इज द एंटीरियर चैम्बर एंगल. यहाँ पे हम देख रहे हैं ये हमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, राइट. ये देखो, याद रखना है ये स्ट्रक्चर गोनियोस्कोपी के ऊपर, ठीक है. सिलियर बॉडी, स्क्लेरल स्पर, ट्रेपेकल मेशवर्क, शॉल बेस लाइन. हाउ इट एग्जिट. एक्वियस ह्यूमर अब बना, तो बनने के बाद उसने अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू दी अपने सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स को, then it will have to carry all of the metabolic waste products, ठीक है, from the eye. अब ये आंख से बाहर जाएगा, ठीक है. अब आंख से बाहर जाने के लिए जो एंगल है एंटीरियर चैम्बर का, वहाँ पर ये बाहर जाएगा एंड वी कॉल दिस एन एक्वस आउटफ्लो. और एक्वस आउटफ्लो की एनाटॉमी में आपको याद रखने वाली जो चीज़ें हैं, दैट इज द ट्रेबेकुलर मेशवर्क नंबर 1, कैनल ऑफ श्लेम, एक्वस वेन्स और एपिस्क्लेरल वेन्स. तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है. ट्रेबेकुलर मेशवर्क, कैनल ऑफ श्लेम, एक्वस वेन्स और एपिस्क्लेरल वेन. अब ट्रेबेकुलर मेशवर्क क्या चीज़ है? वी कॉल दिस एज द ट्रेबेकुलम, ठीक है, हम इसको ट्रेबेकुलम भी कह देते हैं. सो दीज आर सीव लाइक स्ट्रक्चर एट द एंगल ऑफ द इंटीरियर चैम्बर. ऐसे जैसे छाननी नहीं लगी होती, सो जस्ट लाइक दैट, ठीक है. So 90% of the aqueous leaves through the eye through this part, trabecular meshwork. ठीक है, 90% of the aqueous leaves through the eye through this trabecular meshwork. It has got 3 portions. Innermost जो है, they are cord-like meshes. They extend from the root of the iris to the shawl base line, right? So this is the uveal meshwork. Uvea इसके साथ आप uvea से समझ लो कि this is close to the uvea. So this is called uveal meshwork. उसके दरमियान में फिर आएगा corneoscleral meshwork. This is the larger middle portion, extends from the scleral spur to the shawl base line. उसके बाद फिर अगली जो चीज़ है, that is the endothelial meshwork. अब ये endothelium के पास है, juxtacanalicular, ठीक है. This is the outer part, links corneoscleral meshwork with the endothelium of the inner Schlemm canal, and it offers the maximum resistance to the aqueous outflow, ठीक है. तो जब आपको एक दिस इज एन एमसीक्यू, जब आपको एक एमसीक्यू पूछा जाएगा कि which structure gives the maximum resistance to the aqueous outflow in trabecular meshwork or in the aqueous outflow, तो आपने बताना है कि this is the juxtacanalicular meshwork, juxtacanalicular meshwork, ठीक है. So anatomy क्या है? Trabecular meshwork, this is a sieve. 90% of the aqueous passes through the eye through this, and it has got 3 parts: the uveal, corneoscleral और endothelial, which is called juxtacanalicular. और juxtacanalicular आपने मैंने बताया, it offers the maximum resistance. trabecular meshwork से आगे क्या है? The canal of Schlemm, ठीक है, Schlemm canal भी कहते हैं इसको, canal of Schlemm. This is the oval channels and they are lined by the endothelium, और ये स्क्लेरल सल्कस में पड़े होते हैं एंड दे आर सर्कमफ्रेंशियल, ठीक है. उससे आगे एक्वस वेन्स, ये तकरीबन 25 से 35 एक्वस वेन्स हैं which leave the canal and enter into the episcleral veins. और episcleral veins जो हैं, these are the branches of the anterior ciliary veins, right? अब 2 तरह के एक्वस आउटफ्लो हैं, ठीक है. एक कन्वेंशनल एंड द अदर वन इज अनकन्वेंशनल. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड, ठीक है. आपको हम एससीक्यूज भी देते हैं ये वाला कि जी व्हाट इज द एक्वस आउटफ्लो, ठीक है. आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मेशन ऑफ द एक्वस, तो वो आपने पढ़ ली है. अब व्हाट इज द एक्वस आउटफ्लो. सो एक्वस आउटफ्लो क्या है? एक्वस आउटफ्लो जहाँ से एक्वस ने आंख से बाहर एग्जिट होना है, ठीक है. सो एक ट्रेबेकुलर आउटफ्लो है, वी कॉल दिस द कन्वेंशनल आउटफ्लो. The other one is the uveoscleral outflow, and we call this as unconventional outflow, ठीक है. So the conventional outflow
has got the 90% of the aqueous which exits through this aqueous outflow, that is called trabecular. अब बना कहाँ से? सीलियरी एपिथेलियम से, पास प्लाकेटा, वहाँ से पोस्टीरियर चेंबर में आया. पोस्टीरियर चेंबर जो है that is posterior to the iris. अब वहाँ पे प्यूपल के थ्रू ये एंटीरियर चेंबर में आएगा. एंटीरियर चेंबर से ये एंगल ऑफ द एंटीरियर चेंबर में जाएगा, राइट? सो अब यहाँ पे आपने चीज़ें ये वाली याद रखनी है, ठीक है? चीज़ें अब याद रखने वाली क्या हैं? सिलियरी एपिथेलियम से बना, पोस्टीरियर चेंबर में आया, पोस्टीरियर चेंबर में अब वहाँ पे एक सुराख बना हुआ है थ्रू द आइरिस, दैट इज द प्यूपल. अब वो प्यूपल से फिर एक्वस जो है वो एंटीरियर चेंबर में आ गया. एंटीरियर चेंबर में जब वो आता है तो फिर उसने एग्जिट होना है और वो एंगल ऑफ द एंटीरियर चेंबर में चला जाएगा. दैट इज, यू कैन सी हियर द एंगल ऑफ द एंटीरियर चेंबर, दिस वन, ठीक है? पोस्टीरियर चेंबर से बना सिलियर बॉडी से, पोस्टीरियर चेंबर में आया थ्रू द एक्वस, यहाँ से एंगल ऑफ द इंटीरियर चेंबर में गया और यहाँ से इसने अब एग्जिट होना है. अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जब हम गोनियो लेंस लगाते हैं तो मैं ये इस तरह का नज़र आता है फिर, ठीक है? प्यूपल के थ्रू आप देख रहे हो, इस तरह फिर हमें एंगल ऑफ द इंटीरियर चेंबर नजर आएगा, राइट? ओके. अच्छा, अब जब ये एंगल ऑफ द इंटीरियर चेंबर में आ गया तो जब हमने पिछली जो स्लाइड्स देखी हैं, अब वहाँ पे अगर आप चले जाओ ज़हनी तौर पे, तो देन वी हैव द ट्रेबेकुलर मेशवर्क, देन वी हैव द क्या आ गई थी? ओके, सो trabecular meshwork, then the aqueous goes into the canal of Schlemm, then it goes into the aqueous veins, और aqueous veins से फिर ये venous circulation में चला जाएगा. ठीक हो गया? अब इसका conventional outflow को याद रखो. Look at this. अब इस तस्वीर को आपने याद रखना है, ठीक है? Conventional outflow में आपने देखा, this is the inflow, you can see the inflow. यहाँ से सिलियर बॉडी से ये बना, सिलियर एपिथेलियम से पोस्टीरियर चेंबर में, प्यूपल के थ्रू एंटीरियर चेंबर में आया, एंटीरियर चेंबर से ये अब बाहर जा रहा है. अब बाहर जाने के लिए दो इसके पार्ट हैं, यहाँ से एक ट्रेबेकुलर आउटफ्लो, द अदर वन इज द यूवेस्कुलर आउटफ्लो. और मैंने आपको ये बताया कि ट्रेबेकुलर आउटफ्लो इज द कन्वेंशनल आउटफ्लो, राइट? और कन्वेंशनल आउटफ्लो क्या है? This is the 90% of the outflow, and याद रखना है, this is the bulk flow, pressure sensitive route. अंदर इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर आउटफ्लो बढ़ जाएगा. जब भी इंट्राओकुलर प्रेशर इंक्रीज होगा तो आउटफ्लो ये वाला कन्वेंशनल जो है ये बढ़ जाएगा. कौन से फैक्टर्स इसको ज़्यादा बढ़ाते हैं? और इसके अलावा It is increased by the myotics. Myotics कौन से हैं? कार्पिन, ठीक है, जो सिंपैथोमाइमेटिक्स है, ठीक है. और साथ में क्या है कि अगर हमने कुछ लेजर कर दी, लेजर ट्रेबेकुलोप्लास्टी और ट्रेबेकुलेक्टमी, ठीक है, ये सर्जिकल वो अगर हम करते हैं तो हम ट्रेबेकुलर फ्लो को, आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं, राइट? जो दूसरा जो है डेट इज unconventional, and that unconventional is uveoscleral outflow, ठीक है, and that is 10%. trabecular outflow 90%, uveoscleral outflow 10%. और इसका रूट क्या है? इसका रूट देख लें एक दफा. दिस इज द uveoscleral outflow, ठीक है. trabecular वो चला गया था, so this is pressure independent, right? this is pressure independent. अगर आंख के अंदर प्रेशर बढ़ भी गया तो जिस तरह कन्वेंशनल जो है वो आंख के अंदर प्रेशर बढ़ने से उसका आउटफ्लो बढ़ गया, यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे वो सस्टेन्ड है, ठीक है. तो ये इसका जो क्या है, सिलियर बॉडी से बना, दैट गोज इनटू द सुप्राकोराइडल स्पेस, देन इट गोज इनटू द वीनस सर्कुलेशन ऑफ द स्क्लेरा. नाम से याद रखना, यूवियोस्क्लेरल, ठीक है. इसमें ट्रेबेकुलर मेशवर्क नहीं आ रहा, ठीक है, ट्रेबेकुलर मेशवर्क इसमें नहीं आ रहा. सो दिस इज यूवियोस्क्लेरल. Uveoscleral is the suprachoroidal space, venous circulation of the sclera, choroid and ciliary body.
ठीक हो क्या? तो अब दो तरह के जो आउटफ्लो हैं वो आपने याद रखने हैं हमेशा। एक दफ़ा फिर इसको देख ले डायग्रामेटिक, ठीक है, एक्वस आउटफ्लो। सो फ्लूइड फॉर्म्स हियर सिलियरी बॉडी से, यहाँ से ये लेंस पड़ा हुआ है, फ्लूइड फॉर्म हियर सिलियरी बॉडी से बना, ये देख लो, इसके साथ साथ पोस्टीरियर चैम्बर में गया, थ्रू द प्यूपल एंटीरियर चैम्बर में गया, एंड देन एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर से फ्लूइड एग्जिट्स हियर, ठीक है। और यहाँ से दो, एक ट्रैबिकुलर आउटफ्लो और एक यूवियस स्क्लेरल आउटफ्लो। ये यू कैन सी अगेन, ठीक है। यहाँ पे आपको ज़्यादा और बेहतर समझ लगेगी कि ये जो फ्लूइड है वो बन यहाँ पे रहा है, यहाँ से फिर ये गया बाहर, ठीक हो गया। ये एंगल के ऊपर, सो दिस इज एंटीरियर चैम्बर, ये कॉर्निया है, ये प्यूपल है, ये लेंस है, यहाँ पे ट्रैबिकुलर मैशवर्क है, और ये वहाँ से जो है ना ये बाहर चला गया। यहाँ से देख लो, ये एंगल ऑफ द एंटीरियर चैम्बर को डायग्रामेटिकली बताया हुआ है, ठीक है। अब आ जाओ हम ग्लाकोमा की तरफ, ठीक है। अब जो ग्लाकोमा है, ग्लाकोमा हमने शुरू में डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्लाकोमा इज द डिजीज, इट्स एन कैरेक्टरिस्टिक ऑप्टिक न्यूरोपैथी, जिसमें तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं: रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स, विजुअल फील्ड लॉस, और एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, ठीक है। उसमें ऑप्टिक डिस्क का जो साइज है, कपिंग, वो बढ़ जाता है। वो हम पढ़ेंगे जब हम नेक्स्ट लेक्चर लेंगे कि प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा में विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स क्या हैं, और हमने उसके अंदर जो ऑप्टिक डिस्क चेंजेस हैं वो पढ़ेंगे उसको डिटेल में, ठीक है। अगर हम क्लासिफिकेशन देखें ग्लाकोमा की, तो एक तो बड़ी ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, एंड दैट बेस्ड ऑन द एंगल कन्फिगरेशन। एंटीरियर चैम्बर एंगल, एंगल का मतलब है एंटीरियर चैम्बर, तो एंटीरियर चैम्बर की जो कन्फिगरेशन है वो हम किस टेस्ट से देखते हैं, ठीक है, बताएं। दैट इज बाय द गोनियोस्कोपी, ठीक है। हमने गोनियोस्कोपी लेंस जो यूज किया था टू एग्जामिन द एंटीरियर चैम्बर एंगल। अब जब हमने गोनियोस्कोपी की, तो गोनियोस्कोपी के में हमें पता चला कि एंगल इज ओपन, और एंगल ओपन मैंने आपको ये दिखाया था कि जब हम एक दफ़ा पीछे आ जाइए, ठीक है। ओके, सो दिस ग्रेड 4 और ग्रेड 3 दे आर ओपन एंगल, ठीक है। इसमें आपको चार स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, चार स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ग्रे वाइट ग्रे वाइट, राइट, ग्रे वाइट ग्रे वाइट, ठीक हो गया। सिलियर बॉडी, सिलियर स्क्लेरल स्पर, एंड anterior trabecular meshwork and Schwal baseline. Schwal baseline क्या है? That is the peripheral termination of the Decime's membrane. ठीक है? Decime's membrane, you know, this is the structure related to the cornea. ठीक है? कॉर्निया की जो चौथी लेयर है, that is the Decime's membrane, एंडोथेलियम से पहले, ठीक है। उसकी जो पेरिफेरल टर्मिनेशन है, that is called Schwal baseline. ठीक है? तो अब जब आपको चारों स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं ऑन गोनियोस्कोपी, तो वी कॉल दिस एज एन ओपन एंगल, ठीक है। और अगर वो स्ट्रक्चर्स कम होने शुरू हो जाएं, ठीक है, फर्ज करें कि अब हमें सिलियर बॉडी नज़र नहीं आ रही, अब हमें सिलियर स्पर नज़र नहीं आ रहा, स्क्लेरल स्पर नज़र नहीं आ रहा, ठीक हो गया, तो वो ग्रेड आप एक एक कम करते जाओगे। एक एक ग्रेड जब कम करोगे तो ग्रेड 0 के ऊपर आपको कोई भी स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, आपको पेरिफेरल टर्मिनेशन ऑफ द डेसिमेस भी नज़र नहीं आ रही, विच इज़ द Schwal baseline, ठीक हो गया। तो कन्फिग्रेशन आपने देखी कि दैट इज द ओपन एंगल। दूसरा क्या है? एंगल क्लोज हो गया हुआ, राइट। सो ये दो मेन आपने याद रखनी है, एंड दे डिपेंड्स कि आपने कौन सा टेस्ट किया। दैट टेस्ट इज गोनियोस्कोपी। दूसरी चीज़ क्या है? प्राइमरी और सेकेंडरी। एवरीबॉडी नोज व्हाट इज प्राइमरी, ठीक है। प्राइमरी इज नॉट एसोसिएटेड विद नॉन ऑकुलर और सिस्टेमिक डिजीज, ना ही उसमें आंख के अंदर कोई और बीमारी है, ना ही कोई सिस्टेमिक डिजीज है, ठीक है, लेकिन प्रेशर बढ़ गया, ठीक हो गया, एंड दैट इज प्राइम। द अदर वन इज सेकेंडरी। सेकेंडरी जो है, यू ऑलवेज नो दैट इज एसोसिएटेड विद ऑक्यूलर और सिस्टेमिक डिजीज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्रीज ऑफ एक्वस। आंख के अंदर उतना ही बन रहा है नॉर्मली जितना वो बन रहा है, ठीक हो गया, लेकिन वो बाहर नहीं जा रहा, आउटफ्लो डिक्रीज हो गया हुआ है, ठीक है।
और आउटफ्लो डिक्रीज होने की वजह क्या है? आइदर इट इज सम ऑक्यूलर डिजीज, जैसे यूवेइटिस हो सकता है। उसमें क्या होगा? उसमें पेरिफेरल एंटीरियर साइनिकी बन जाएंगे, पेरिफेरल पार्ट ऑफ द कॉर्निया और आइरिस आपस में जुड़ जाएगा, एंगल क्लोज हो जाएगा, ठीक है। तो फिर एक्वस जो है वो बाहर नहीं जा रहा, ठीक है। सो ऑक्यूलर डिजीज, ठीक हो गया, याद रखनी है। वो डिजीजेस, वो ग्लाकोमा जो कॉज करती हैं, दे आर यूजुअली एसिमेट्रिक एंड यूनिलैटरल, ठीक है। ट्रॉमा, वेरी इंपॉर्टेंट कॉज, ट्रॉमा को आपने याद रखना है, ठीक है। अगर आपके पास यूनिलैटरल ग्लाकोमा आ गया तो आपके दिन में ये बात आनी चाहिए कि ये यूनिलैटरल ग्लाकोमा जो है वो ट्रॉमेटिक हो सकता है, दैट मे बी ए पोस्ट ट्रॉमेटिक। दूसरा क्या है कि उसमें ओपन एंगल भी है, क्लोज्ड एंगल भी है। वी कॉल दिस एज ए कंबाइंड मैकेनिज्म ग्लाकोमा। ये हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम कंबाइंड मैकेनिज्म, जब हम एंगल ओपन और क्लोज्ड और प्राइमरी सेकेंडरी पढ़ लेंगे तो तीसरी चीज़ जब आपको फिर आसानी हो जाएगी, व्हाट इज द कंबाइंड मैकेनिज्म। और सबसे इम्पोर्टेंट जो नीचे लिखा हुआ है एक और चीज़, दैट इज द कंजेनिटल और डेवलपमेंटल ग्लाकोमा, ठीक है। कंजेनिटल और डेवलपमेंटल। सो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन आपने इस तरह याद रखनी है। वी कैन हैव द एंगल कन्फिगरेशन विद द ओपन एंगल एंड क्लोज्ड एंगल, then primary or secondary. Primary not associated with non-ocular systemic disease, secondary में ये होंगी। Then we can have the both mechanism in one eye, that is the combined mechanism glaucoma और congenital glaucoma। बच्चा पैदा हुआ, ये स्लाइड जो है ये मैंने आपकी जोगी से ली है, ठीक है। ये जोगी में है, इसको आप याद रखोगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा कि हमने ग्लाकोमा की जो क्लासिफिकेशन है उसको कैसे याद रखना है, ठीक है। तो ग्लाकोमा सबसे ऊपर देख लो, दो साइड्स के ऊपर, एक तो कंजेनिटल है सिंपल, ब्यूफ्थैल्मोस उसको कहते हैं, पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में। इन्फेंटाइल ग्लाकोमा कंजेनिटल नहीं है, बाद में हुआ, एक्वायर्ड, ठीक है। और दैट कुड बी प्राइमरी, प्राइमरी में सिंपल बातें मैंने आपको बताई हैं, ओपन एंगल एंड क्लोजर एंगल, ठीक है। और दूसरा ये है कि वो सेकेंडरी है, सेकेंडरी टू सम ऑक्यूलर और सिस्टेमिक डिसीज। अब अगर हम ओपन एंगल ग्लाकोमा को देखें, तो ओपन एंगल ग्लाकोमा की ये वाली स्लाइड आपको मैं बाद में भी दिखाऊंगा जब हम ओपन एंगल पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको याद कर लो, ठीक है। ओपन एंगल ग्लाकोमा जो है उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, वन इज द प्राइमरी, अदर वन इज सेकेंडरी। ये तो बेसिक होगी ना, याद रखें। अब प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा जो है वो तो सिंपल हो गया कि कुछ में कुछ और चीज़ नहीं है, एक्वस फॉर्मेशन हुई, एंगल ऑफ द जो एंटीरियर चैम्बर है वहाँ पे प्रॉब्लम्स आई, वहाँ पे कन्फिग्रेशन उसका चेंज हो गया, ठीक है। और आंख का पानी बाहर नहीं जा रहा, ठीक है, प्रेशर बढ़ गया। अब एक टर्म यहाँ पे लिखी हुई है नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा, ठीक है। अब बात यह है कि जी नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा जो है ये क्या चीज़ है, ठीक है। नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा इज, वी लेबल इट एज ए ग्लाकोमा, ठीक है, लेकिन वहाँ पे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर एलिवेटेड नहीं है, ठीक है। ग्लाकोमेटस चेंजेस आपको विजुअल फील्ड के ऊपर नजर आ रही हैं, ग्लाकोमेटस चेंजेस आपको ऑप्टिक डिस्क में नजर आ रही हैं, लेकिन वो वाला जो फैक्टर था, जिस फैक्टर को हमने जेन में रखना है, दैट इज द रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, ठीक है, वो यहाँ पे नहीं है। वी हैव मिसिंग वन फैक्टर हियर एंड दैट इज द रेज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इसमें अगर आप प्रेशर लोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रेशर इज 12, प्रेशर इज 10, ठीक है। वो प्रेशर नॉर्मल लेवल के ऊपर है, ठीक है। तो इसमें भी जब ग्लाकोमेटिस चेंजेस आई तो हमने इसको लेबल कर दिया नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा, ठीक हो गया। अब उसके नीचे एक और लाइन लिखी हुई है, दैट इज कॉल्ड ग्लाकोमा सस्पेक्ट, ठीक है। ग्लाकोमा सस्पेक्ट क्या है? उसमें प्रेशर इंक्रीज है लेकिन बाकी की दो चीज़ें उसमें नहीं है, व्हील फील्ड भी नॉर्मल है और ऑप्टिक डिस्क भी नॉर्मल है, ठीक हो गया। नॉर्मल टेंशन ग्लाकोमा में प्रेशर नहीं बढ़ा हुआ लेकिन व्हील फील्ड डिफेक्ट्स भी हैं और ऑप्टिक डिस्क जो भी है, कप जो है वो भी एनलार्ज हो गया। ग्लाकोमा सस्पेक्ट में हम सस्पिशन में हैं, ठीक है, क्यों? देयर इज द फैक्टर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर इज एलिवेटेड, लेकिन इसमें व्हील फील्ड नॉर्मल है और ऑप्टिक डिस्क चेंजेस नहीं है,
ठीक है। तो ओपन एंगल ग्लाइकोमा की जब आप क्लासिफिकेशन करते हो, ओपन एंगल ग्लाइकोमा में प्राइमरी ओपन एंगल, सेकेंडरी ओपन एंगल, देन वी हैव द नॉर्मल टेंशन ग्लाइकोमा, जुवेनाइल ओपन एंगल, ठीक है, जो अर्ली एज के ऊपर हो जाता है, एंड देन द ग्लाइकोमा सस्पेक्ट, ग्लाइकोमा सस्पेक्ट, ठीक है। कुछ लोग इसको ऑक्यूलर हाइपरटेंशन भी कह देते हैं, जिससे सिस्टेमिक हाइपरटेंशन होती है ना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है किसी का, इसी तरह आंख का प्रेशर सिर्फ बढ़ जाए, वी कॉल दिस एन ऑक्यूलर हाइपरटेंशन, ठीक है। लेकिन ऑक्यूलर हाइपरटेंशन में सिर्फ प्रेशर बढ़ा है, बाकी उसने और कोई काम नहीं किया, ना विजन फील्ड में कोई चेंजेस आई हैं और ना ही कोई ऑप्टिक टेस्ट में चेंजेस आई हैं। अब दूसरा जो है दैट इज एंगल क्लोजर। अब एंगल क्लोजर जो है दैट कुड बी प्राइमरी, ये हम डिक्रीज, ये हम पढ़ेंगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पूरा, ठीक है, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ठीक है। चाइल्डहुड ग्लाइकोमा भी छोड़ देते हैं, ठीक है, लेकिन आप इस स्लाइड को सिर्फ हल्का सा देख लो, फिर हम दूसरी जो है ना उसकी तरफ जाएंगे। ओके, अब ये जो हमने सारी बातें की हैं इंट्राओकुलर प्रेशर की, ठीक है, तो अब क्लासिफिकेशन तो हमने की है उसकी, ठीक है। अब इंट्राओकुलर प्रेशर, ये हमने जो बैचेस आपके आउटडोर में आ चुके हैं उन्होंने टोनोमेट्री देख ली है। सो टोनोमेट्री इज बेसिकली द ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर and that is based on the force required to flatten the cornea or the degree of corneal indentation produced by a fixed force, ठीक है। और ये एक प्रिंसिपल है which is called Imbert-Fick principle, ठीक है, ये आपका MCQ है, Imbert-Fick principle, और इसमें P is equal to F/A। अब P क्या है, that is the pressure, और वो किसके इक्वल है, जो फोर्स आप लगाते हो फ्लैटन करने के लिए कॉर्निया के, डिवाइडेड बाय द एरिया ऑफ इंडेंटेशन, ठीक है, जो कॉर्निया को इंडेंट करता है, ठीक है। जिन लोगों ने देखी हुई ये चीज़ें, उनको मैं अभी दोबारा फिर जब दिखाऊंगा तो उनको ज़्यादा समझ आएगी। अब मेथड्स क्या हैं इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करने के लिए, ठीक है। नंबर 1 इज एप्लेनेशन, नंबर 2 इंडेंटेशन मेथड, digital tonometry and tonography to record this measurement of the intraocular pressure. अब सबसे जो गोल्ड स्टैंडर्ड है that is the Goldman Applanation Tonometer. We call it the GAT, Goldman Applanation Tonometer, ठीक है। उसमें क्या है, applanating surface of the Goldman tonometer has a diameter of 3.06 millimeter. ये हम प्लेस करते हैं इन द सेंटर ऑफ अ प्लास्टिक सिलेंडर 7 मिलीमीटर ऑफ टोटल डायमीटर। पहले आप इसको देख लो तो आपको जहन में आ जाएगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज द गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर, दिस इज द सिलेंडर। ये जो आंख को साथ टच कर रहा है, इसका जो साइज है दिस इज 3.06 मिलीमीटर, राइट। सो ये पूरा इसकी बॉडी है, ठीक हो क्या। ये गोल्डमैन टोनोमीटर, ये उसका सिलेंडर है प्लास्टिक बेस्ड। ये जो टच कर रही है चीज़, प्रिज्म जो है आंख के कॉर्निया के ऊपर, इसका साइज है 3.06। सो अब अगर आप दोबारा आओ इसकी तरफ, ठीक है। सो एरिया जो हम इसको इंडेंट कर रहे हैं वो एरिया कितना हो गया, 3.06। अब हमने जो फोर्स लगानी है इसको इंडेंट करने के लिए, ठीक है, वो फोर्स divided by the area of indentation is the pressure of the eye and that is called Imbert-Fick law. उम्मीद है कि समझ आ गई होगी, ठीक है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि गोल्डमैन टोनोमीटर का जो एप्लेनेटिंग सरफेस है उसका जो डायमीटर है दैट इज 3.06 मिलीमीटर, 3.06 मिलीमीटर, ये याद रखना है, ठीक है। ये आपका पक्का MCQ है, ठीक हो गया। और बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, इज अ प्लास्टिक सिलेंडर, इज अटैच्ड टू एन आर्म, ठीक है, ये आर्म के साथ है, ये उसकी बॉडी है, और इसको हम स्लिट लैम्प के ऊपर लगा देते हैं। गोल्डमैन एप्लेनेशन टोनोमीटर जब भी आप करोगे तो यू रिक्वायर अ स्लिट लैम्प, ठीक है।
और जब आप स्लिट लैम्प के ऊपर के बगैर आप गोल्डमैन एप्लीनेशन टोनोमेट्री नहीं कर सकते, दिस इज अ गोल्ड स्टैंडर्ड। जब आप इस तरफ आ जाओ, जब आप इसको एप्लीनेट करोगे तो आपको इस तरह के मायर्स नजर आएंगे, ठीक है, इस तरह ये दो। और यहाँ पे आपको ब्लू क्यों नजर आ रहा है? ब्लू इसलिए नजर आ रहा है कि वी हैव पुट फ्लोरेसेंट डाई इन द आई, ठीक है। अब दोबारा अगर पीछे रिकॉल कर लो कि फ्लोरेसेंट डाई के कितने कितने जो है वो काम है, ठीक है। तो उनमें से एक काम क्या है, अगर हम कॉर्निया को स्टेन करते हैं, पता है, फिर हम क्या करते हैं, हम अपना उसका BUT देखते हैं, ठीक है, राइट, ठीक है, ड्राई आई के लिए जो टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका एक और काम क्या है फ्लोरेसेंट डाई का, वी पुट द डाई इन द आई बिफोर एप्लीनेटिंग, ठीक है। एप्लीनेशन टोनोमेट्री के लिए हम फ्लोरेसेंट डाई जो है वो आंख के अंदर डालते हैं और फिर ब्लू कोबाल्ट फिल्टर से हम इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करेंगे। और जब हम उसको चेक करेंगे तो हमें इस तरह के माइट्स नजर आएंगे। तो ये जो माइट्स हैं जिसमें ना वो ओवरलैप करे, ना वो उसके नीचे रहे, उसके बिल्कुल साथ साथ टच करें, तो वहाँ से हम स्केल के ऊपर फिर पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। सो दिस इज़ अ स्केल, यहाँ पे फिर हम डिजिट के साथ उसको पढ़ लेते हैं, इस तरह ये उसके साथ लगता है। एंड यू कैन सी हियर हाउ वी आर एप्लीनेटिंग द सरफेस ऑफ द कॉर्निया, ठीक है। सो दिस इज द प्रिंसिपल एप्लीनेशन जो है वो आपको इस तरह के मायर्स नजर आएंगे जब हम फ्लोरेसेंट डाल रहे हैं, ठीक है। ये जो मायर्स हैं ये वाले, ये आपको ऐसे नजर आ रहे हैं फ्लोरेसेंट डालने के बाद। दूसरा जो टोनोमेट्री है दैट इज कॉल्ड परकिंस, ठीक है। अब हम टोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, ये याद रखना कि टोनोमेट्री आपका पूरा एक ऐसी, कई दफ़ा हम दे देते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ चेकिंग द इंट्राओकुलर प्रेशर, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टोनोमेट्री, ठीक है। तो ये याद रखना है कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, दैट इज द गोल्डमैन एप्लीनेशन टोनोमीटर, ठीक है। और इसमें प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया इम्पोर्टेंट। अब ये परकिंस टोनोमीटर जो है ये इट्स सिमिलर टू गोल्डमैन टोनोमीटर, ठीक है। ये आप समझो कि गोल्डमैन टोनोमीटर है, लेकिन दिस इज द हैंड हेल्ड। इसमें पेशेंट सुपाइन और अपराइट पोजीशन जहाँ भी बैठा हुआ है, ठीक है, हमने फ्लोरेसेंट स्टेन किया, ठीक है, लेकिन इसमें आपको स्लिट लैम्प की जरूरत नहीं है। यू कैन सी हियर यू डोंट नीड अ स्लिट लैम्प, ठीक है। ये उसका प्रिज्म है जो उसी तरह उसको टच कर रहा है, यहाँ से हम उसको देख रहे हैं, ठीक है। और ये जो है रेस्ट कर रहा है फोरहेड के ऊपर। सो दिस इज द परकिंस टोनोमीटर। परकिंस टोनोमीटर वर्क्स ऑन द सेम प्रिंसिपल ऑफ द गोल्डमैन एप्लीनेशन, लेकिन ये आप पेशेंट को बिठा के भी कर सकते हो, लिटा के भी कर सकते हो। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप इसको आउटडोर बेस में अगर करो तो यू डोंट नीड अ स्लिट लैम्प, ठीक है, यू डोंट नीड अ स्लिट लैम्प। अब तीसरी चीज़ जो हमने आप कईयों को हम पढ़ा दी है बैच में जब आए थे, दैट इज़ द इंडेंटेशन टोनोमीटर एंड दैट इज़ द शॉर्ट्स टोनोमीटर, ठीक है। शॉर्ट्स टोनोमीट्री में आपको पता है कि ये इंडेंट करता है इस तरह प्लंजर। अगर आप देखो पेशेंट को आप लेटाते हो, ठीक है, एंड दिस इज द शॉर्ट्स टोनोमीटर, ये उसका स्केल है, ठीक है। ये डिफरेंट वेट्स होते हैं, हम उसको डालते हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं। सो दिस प्लंजर ये जो है ये बेसिकली पेशेंट को आप सुपाइन पोजीशन में एनेस्थीसिया एल्केन डाली, एनेस्थीसिया दिया टॉपिकल, सुपाइन पोजीशन में आपने ये जब रखा तो इसने जो इंडेंट किया, तो यू कैन सी हियर कि ये जीरो से ऊपर ऐसे चला जाता है जितना भी प्रेशर होगा, ठीक है। तो वहाँ से फिर हम स्केल के साथ उसको मेजर कर लेते हैं। सो दिस इज द शॉर्ट्स टोनोमीटर। सो इंपॉर्टेंट चीज़ें, गोल्डमैन एप्लीनेशन टोनोमीटर जो हैंड हेल्ड है दैट इज परकिंस, और उसके बाद इंडेंटेशन टोनोमेट्री दैट इज द शॉर्ट्स टोनोमीटर। ये आपको हर एक को आनी चाहिए इन एडिशन टू डिजिटल टोनोमेट्री, ठीक है। बाकी ये जो न्यूमो टोनोमीटर्स हैं ये एक कुछ टोनो पेन आ जाते हैं इस तरह के, और कुछ नॉन कांटेक्ट है। नॉन कांटेक्ट जो है इस तरह के टोनोमीटर होते हैं जिस तरह हम ऑटोग्राफ यूज़ करते हो, ठीक है। वो एक एयर जेट का जो है वो कॉर्निया को टच करता है और उसके बाद फिर वो वापस आता है। तो इंट्राओकुलर इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम प्रेशर जो है वो बगैर टच किए आंख को कॉर्निया को हम ले लेते हैं, ठीक है। सो दिस इज द नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमेट्री। लार्ज स्केल के ऊपर जब आपने करनी हो, स्क्रीनिंग करनी हो, तो आप नॉन कॉन्टैक्ट टोनोमीटर यूज़ करते हैं, ठीक है। सिर्फ हम पढ़ेंगे। और एक ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज द डिजिटल असेसमेंट ऑफ द इंट्राओकुलर प्रेशर व्हिच कॉल्ड एज द डिजिटल टोनोमेट्री। आप पेशेंट को कहते हो वो नीचे देखें, आज लुक डाउनवर्ड्स, और आप पैल्पेट करते हो बिटवीन टू इंडेक्स फिंगर्स थ्रू द अपर लिड, एग्जैक्टली जिस तरह आपको एब्सेस को पैल्पेट कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दिस इज रफ एस्टिमेशन,
डिजिटल टोनोमेट्री इज द रफ एस्टिमेशन ऑफ द, इसमें एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी उन्हीं में है, गोल्डमैन में, ठीक है। लेकिन डिजिटली आप एक्सपर्ट हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो, तो आप देख सकते हो कि कितना प्रेशर जो है वो उसका ज़्यादा है या ये नॉर्मल है, ठीक है। तो डिजिटल टोनोमेट्री, एप्लेनेशन टोनोमेट्री एंड इंडेंटेशन टोनोमेट्री, ये आपको हर एक को पता होना चाहिए, समझ होनी चाहिए, ठीक है। आज के लेक्चर में आपको समझ होनी चाहिए कि नॉर्मल इंट्राओकुलर प्रेशर क्या है, ठीक है। 10 से 20, 21 से ज़्यादा होगा तो इंट्राओकुलर प्रेशर, तो वी कॉल इट एज ग्लाकोमा। ग्लाकोमा में 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, रेज्ड इंट्राओकुलर प्रेशर, विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स एंड ऑप्टिक डिस्क चेंजेस, ठीक है। इंट्राओकुलर प्रेशर है क्या, एक्वस बनता कहाँ पे है, एग्जिट उसका क्या है, आउटफ्लो क्या है, ठीक है। हम प्रेशर लेते कैसे हैं, ठीक हो गया। हम प्रेशर को चेक कैसे करेंगे, और सिर्फ ये एक स्लाइड देख लो आखिर में कि जब आप इसको टच करते हो, पर्टिकुलरली आजकल के केसेस में, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वायरस चल रहा है, इन्फेक्शन कंट्रोल, क्लिनिकल टोनोमेट्री में, तो हमने उसको इन्फेक्शन कंट्रोल कैसे करनी है, बिकॉज यू आर टचिंग द कॉर्निया, आप कॉर्निया को टच कर रहे हो बार बार। एक पेशेंट आया, उसे टच किया, फिर आप दूसरे पेशेंट के ऊपर जा रहे हो इंट्राओकुलर प्रेशर करने के लिए, तो उसमें आप कुछ वायरसेस देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिखा हुआ है, यू कैन हैव सम इन्फेक्शियस एजेंट्स, ठीक है, वायरसेस फ्रॉम द टीयर्स, ठीक है। टीयर के अंदर कुछ वायरसेस ऐसे हैं जो कि आप अगले पेशेंट को जो है वो ट्रांसमिट कर सकते हो। तो फिर आपने क्या किया, आपने गोल्डमैन और परकिंस के जो हेड हैं प्रिज्म के, यू कैन सोक्ड in 1:10 सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन, और आप 70% एथेनॉल, ये आपके अल्कल स्वैप जो मिलते हैं वो भी ठीक है, आप उसको थॉरबली वाइप कर लो उसके साथ, ठीक है। और अगर आपने ये सोकिंग सॉल्यूशन यूज़ किया है तो इसको ड्राई करके आपने अगले पेशेंट के ऊपर डालना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इसको ड्राई नहीं करोगे तो अल्कोहल उसके ऊपर लगी होगी, तो वी कैन हैव द एपिथेलियल डिफेक्ट, वो एपिथेलियम को उड़ा के रख देगा, ठीक है। तो जो तो टच हो रहे हैं गोल्डमैन एंड परकिंस, उनको आपने इस तरह करना है क्लीन, और जो एयर पफ टोनोमीटर है जिसमें सिर्फ आपका पेशेंट बैठा हुआ है, उसको आप जस्ट वाइप कर दो अल्कोहल के साथ बिटवीन द 2 यूजेस, ठीक हो गया। तो वो दैट्स इनफ। तो आज हम बस इतने ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टाइम हम जो है वो पढ़ेंगे प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा, ठीक है। प्राइमरी ओपन एंगल ग्लाकोमा से शुरू करेंगे डिजीज प्रोसेस, और बोर तो सब लोग हो रहे हैं, ठीक है, घर में बैठ के आप लोग भी बोर हो रहे हैं, लेकिन स्टे होम, स्टे सेफ, ठीक है। गॉड ब्लेस यू, अल्लाह ताला आपकी फैमिलीज को आपको इसमें आफत से महफूज रखे। होपफुली वी विल मीट सून, ठीक है। जब मिलेंगे तो फिर आगे से बातें करेंगे, ठीक है। 1 to 1 अभी तक तो इसी तरह गुजारा है, राइट। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह।